गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है जनन। आज हम बात करेंगे जनन पे। एक्चुअली में सबसे पहले जानेंगे कि जनन होता क्या है। जनन में देखिए क्या होता है कि कोई भी जीव अपने जैसी संततियों को जब उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब जनन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अगर हम अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जनन करना पड़ेगा, या किसी भी जाति को जनन करना पड़ेगा। जनन के जरिए से अपने जैसे बिल्कुल संतानों को उत्पन्न करेगा, जिससे उसका जो अस्तित्व है वो पृथ्वी पर बना रहे। अब जनन को जो है दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। जनन में होता क्या है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद में वह अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करता है, और संतानों को उत्पन्न करने के बाद में वह स्वयं तो मर जाता है। उसके बाद में जो उसकी होने वाली संतानें होती हैं वह उसके डीएनए को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। यानी कि मेन बात यह है कि उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए, उसका डीएनए जिंदा रहना चाहिए, जिसके लिए जनन आवश्यक होता है। अगर जनन ना होता तो उसकी जो जात है वो विलुप्त हो सकती है, उसकी प्रजात खतरे में आ सकती है, या उसकी प्रजात एकदम लुप्त हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जनन के टाइप क्या होते हैं। देखिए, जो मोस्टली जनन होता है लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार से होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब लैंगिक जनन किसमें होता है और अलैंगिक जनन किसमें होता है? जो नॉर्मली जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। जो पेड़ पौधे, शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि होते हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब कहा जाता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर एवं मादा यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, जिनके लिए उनके पास उसके जननांग होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जिसके जरिए से वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दे पाते हैं। उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके जरिए से ये प्रक्रिया हो पाती है। और असेक्सुअल में जो पेड़ पौधे होते हैं या इनके पास में कायिक प्रजनन होता है, इनमें किसी भी प्रकार के ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। अलैंगिक जनन वालों में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। अब जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में होता क्या है कि मेल के और फीमेल की दोनों कोशिकाएं आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, यानी कि दोनों आपस में कोशिकाएं जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में एक नए जाइगोट का निर्माण करती हैं। अगर हम देखें लैंगिक जनन में मेल की कोशिका और फीमेल की कोशिका, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होती हैं, और ज्वाइंट होने के बाद में एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं, और इसी कोशिका के जरिए से एक नए जीव का निर्माण होता है। चूंकि यहाँ पे कोशिकाएं अलग हैं और यहाँ पे कोशिकाएं अलग हैं, तो दोनों कोशिकाएं मिलकर एक नए जीव का निर्माण करेंगी, जो इनसे दोनों लोगों के लक्षणों में भिन्न होगा, जिसके पास अलग अलग नए लक्षण विकसित होंगे जिसके अंदर। जबकि अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में एक ही जीव के द्वारा एक ही प्रकार के जीव जो है उत्पन्न कर दिए जाते हैं। अलैंगिक में बिल्कुल सेम उसकी फोटोकॉपी निकलती है, क्योंकि इसमें किसी जीव के दूसरे जीव के द्वारा योगदान नहीं दिया जाता। अलैंगिक में सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में अगर हम मान लीजिए किसी पेड़ की कलम लगाते हैं, तो कलम में सेम वही लक्षण होंगे जो दूसरे पेड़ में रहे थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार के डिफर लक्षण आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे लक्षणों में विभिन्नताएं कहीं पे भी नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में जो लक्षण होते हैं वो विभिन्नताएं उत्पन्न कर देते हैं। काहे के लिए? क्योंकि इसमें जो लक्षण होते हैं, मेल और फीमेल के जो भी लक्षण आते हैं वो लक्षण हो जाते हैं, कुछ नए लक्षण भी विकसित हो जाते हैं, क्योंकि जो जीन होते हैं वो अलग अलग दोनों प्रकार से मिल जाते हैं। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अलैंगिक में जो उत्पन्न हुई संतानें होती हैं उनको एक प्रकार से क्लोन कहा जाता है, उनको क्लोन बोला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पूर्वज की फोटोकॉपी होती है, इसलिए उनको क्लोन बोला जाता है। और इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो अलैंगिक रिप्रोडक्शन से ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में ही होता है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी वजह से बेहतरीन माना गया है।
और असेक्सुअल प्रोडक्शन में जो भी संततियां बनती हैं उनको क्लोन कहा जाता है। अब हम जानेंगे एकल जीव जनन के बारे में। एकल जीव जनन ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक ही जीव के द्वारा यह जनन हो पाता है। एकल जीव जनन जो होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। एकल जीव जनन के अंतर्गत 6 टाइप बांटे गए हैं, इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहला होता है एकल जीव जनन में द्विविभाजन। द्विविभाजन या बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? नॉर्मली ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जंतु होता है, जो सबसे छोटा जंतु माना जाता है, ठीक है। तो द्विविभाजन में होता क्या है कि ये जो जंतु होता है धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपने आप को 2 पार्ट में बांट लेता है, यानी कि एक जीव जो होता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। इसमें प्रोटोजोआ जो होता है वो एक पार्ट से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसके जरिए से एक जीव से 2 जीवों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जो 2 जीव होते हैं दोनों जीव एक दूसरे के लक्षणों में या बाकी सारे गुणों में एकदम समान पाए जाते हैं। ये होता है किसमें? प्रोटोजोआ में। ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। दूसरा आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन नॉर्मल जो होता है वो शैवालों में पाया जाता है या यूलोथ्रिक्स वगैरह में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि उस शैवाल से जो है छोटे छोटे बीजाणु निकल आते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुत छोटे छोटे एक कोशिकीय शैवाल निकलते हैं जिनके ऊपर बहुत ही पतली परत पाई जाती है और ये बीजाणु उससे अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाने के बाद में इन्हीं बीजाणुओं के जरिए से नए जीव का निर्माण होता है। ये जो होता है शैवालों में पाया जाता है और कुछ फंगस में भी पाया जाता है, कवकों में भी पाया जाता है। तो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें छोटे छोटे बीजाणु उसी शैवाल के जरिए या फंगस के जरिए उसी के जरिए से डेवलप हो जाते हैं और डेवलप होने के बाद में इनके जरिए से नए जीव का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है मुकुलन। मुकुलन में देखिए क्या होता है, यह नॉर्मली जो है ईस्ट की कोशिकाओं में मिलेगा। जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर मुकुलन का गुण पाया जाता है। अब मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा बड निकल आता है। मतलब एक कहीं ना कहीं से छोटी सी एक कोशिका वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में वो वृद्धि करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आती है और बाहर की तरफ निकलने के बाद में वो कोशिका वहां से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में वहां से ही एक नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है या बडिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट जो होती है उसके अंदर बाहर से कहीं मतलब विभाजन होने लगती है, वृद्धि होने लगती है और बाहर की तरफ से कुछ कोशिकाएं बाहर निकलने लगती हैं और निकलने के बाद में वह बाहर का जो भाग होता है वो अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में यह प्रक्रिया जो है अलग होने के बाद में उसके जरिए से नए जीवों का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो यह प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट के अंदर। अब हम जानेंगे कि कलिका क्या होती है। कलिका जो होती है कभी कभी पत्तियों में हम लोग देखते हैं, पत्तियों के जरिए से पत्ती के अग्रभाग से जो है बहुत सी हरे रंग के संरचनाएं निकल आती हैं, इनको जो है कलिका कहा जाता है। जो पत्तियों के जरिए से नई नई संरचनाएं उसके अंदर पत्तियों के अग्रभाग से निकल आती हैं उनको कलिका कहा जाता है, जो जेम्यूल होती है और इसके जरिए से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे फ्यूनेरिया में ये जेम्यूल वाली प्रोसेस पाई जाती है। जो फ्यूनेरिया पौधा होता है उसके अंदर जेम्यूल वाली प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें पत्ती के अग्रभाग से छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और वो छोटी छोटी कलिकाएं जो होती हैं आगे डेवलप हो जाती हैं और डेवलप होके नई कोशिका का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे खंडी भवन की। तो जो खंडी भवन होता है यह भी यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बहुकोशिकीय कोशिकाएं होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। खंडी भवन का मतलब होता है टूटना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी पौधा होता है या शैवाल होता है, जो भी होता है वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद में वो कोशिका अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेती है। पुनरुत्थ भवन के द्वारा फिर से अपने आप को रीजनरेट करती है और रीजनरेट करने के बाद में वह फिर से डेवलप हो जाती है। तो यह प्रक्रिया खंडी भवन कहलाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन रीजनरेशन कहा जाता है। ये किसमें होता है, अमीबा में, स्पंज में, हाइड्रा में, इनमें सब में जो है पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है।
इसमें होता क्या है कि अगर इसके ये किसी भी व्यवस्था के जरिए से इसके जो जीव होते हैं वो बीच से अलग हो जाएं या कट जाएं या काट दिए जाएं, इनके टुकड़े कर दिए जाए, जिसमें केंद्रक का छोटा सा भी भाग पहुंच जाए। अगर उसके अंदर केंद्रक का जरा सा भी भाग पहुंच जाएगा तो वो फिर से एक नए जीव के रूप में बन जाएगा। जैसे अगर हम माने अमीबा के अंदर रीजनरेशन देखें तो अमीबा को लेकर अगर उसके कई टुकड़े कर दिए जाए तो हर एक टुकड़ा जिसके अंदर न्यूक्लियस थोड़ा भी अगर चला गया, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी चला जाता है, अगर केंद्रक जरा सा भी चला जाता है तो होता क्या है कि वहां से एक नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये पुनरुद्भवन की घटना कहलाती है। रीजनरेशन के जरिए से वो अपने आप को फिर से डेवलप कर लेता है, फिर से डेवलप कर लेता है, पुनरुद्भवन यही कहलाता है। तो आपने सीखा एकल जीव जनन में 6 प्रक्रियाएं होती हैं। द्विविभाजन, जिसमें कोई भी जीव जो होता है अपने आप को 2 पार्ट में बांटता है, वो द्विविभाजन कहलाता है, प्रोटोजोआ में होता है। बीजाणु जनन में छोटे छोटे बीजाणु डेवलप किए जाते हैं जिनके जरिए से वह एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ये कवक में पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है। फिर आता है मुकुलन, ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में क्या होता है कि छोटा सा एक पार्ट, जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है, उसके जरिए से एक नए ईस्ट का निर्माण होता है। और कलिका जिम्यूल जो होता है, हमने बताया कि पत्ते के आगे वाले भाग से कलिकाएं निर्मित होती हैं जिसके जरिए से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। खंडी भवन में बहुकोशिकीय कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके फिर से अपने आप को डेवलप करके नए पौधे का निर्माण करती हैं, वो खंडी भवन कहलाता है। और पुनरुद्ध भवन में कोई भी जो जीव होता है अपने आप को फिर से रीडेवलप कर लेता है, वो जितने पार्ट में होता है अपने आप को फिर से रीडेवलप कर लेता है। यह घटना पुनरुद्ध भवन की कहलाती है और यह प्रक्रिया अमीबा के अंदर पाई जाती है। धन्यवाद।